नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ में ट्यूटोरियल। आज इतिहास मंथन सीरीज, इतिहास के डेली डोज इतिहास मंथन सीरीज 4 अभी आप देख रहे हैं। आज के टॉपिक में फिर से आपके इतिहास के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, विशेष रूप से दक्षिणी भारत के इतिहास के, उनका मंथन किया जाएगा। इतिहास मंथन सीरीज चलाने का मेरा बस एक छोटा सा उद्देश्य यही है कि जो बच्चे इतिहास की तैयारी करते हैं उनके लिए उनके जो भी टॉपिक कंप्लीट करें उनका मंथन हो जाए। एक ऐसा देखा जाता है, ऐसी समस्या है कि यदि आप सब कोई तैयारी करते हैं, आप सभी इतिहास पढ़े हुए, जो भी बच्चे इतिहास देख रहे हैं तो वो पढ़े हुए हैं, ऐसे नहीं कि वो इतिहास से अनजान है। उनके पास भी बहुत सारी मोटी मोटी पुस्तकें होगी, लेकिन जब आप कोई एक चैप्टर याद करते हैं तो आपको ये लगता होगा कि हाँ, ये चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया, आपको याद हो जाता भी है। लेकिन जब जैसे ही आप सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर जाते हैं तो क्या होता है कि पिछले चैप्टर थोड़ा सा उसका मेमोरी कम होते जाता है। तो इससे क्या होता है कि समस्या होती है कि कभी आप लास्ट चैप्टर तक पहुंच गए और फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछ दिया, तब तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए आप जहाँ भी जैसे भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहे, लेकिन ये इतिहास मंथन जो सीरीज चल रहा है इसको देखना ना भूलें, क्योंकि इसके साथ ही आपके विचारों का, आपके इतिहास के ज्ञान का मंथन हो जाएगा और आपका दिमाग हर हमेशा एक्टिव और शार्प रहेगा। और इसके साथ ही मैं जो पढ़ा रही हूँ तो आप आंसर देने की कोशिश कीजिए कि जो ये क्वेश्चन इधर से उधर सब मंथन किया जा रहा है तो क्या आप आंसर दे रहे हैं। जब इससे आप बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे तो मैं बहुत ही जल्द लाइव क्लास लेने वाली हूँ, जिसमें आपका टेस्ट और इसी तरह से आपके विचारों का मंथन करके आपको इतिहास का विद्वान बनाने के प्रयास किए जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला टॉपिक हम देखेंगे, फर्स्ट है चेरों की राजधानी थी। चेरों की राजधानी कहाँ थी? वांजी। अब हमने कह दिया कि चेरों की राजधानी वांजी थी। अब हम चेर के बारे में और कुछ भी पढ़ेंगे, जो विस्तृत जानकारी, जैसे चेरों की राजधानी वांजी थी और करुयूर भी थी। और क्वेश्चन पूछ दे कि चेरों की राजधानी कौन थी, तो करुयूर और वांजी। चेर राज्य पश्चिमी तमिलकम यानी कि आधुनिक उत्तरी त्रावणकोर, कोचीन तथा दक्षिणी मालाबार के क्षेत्र में विस्तृत था। अशोक के शिलालेखों में चेर राज्य को केरल पुत्र कहा गया है। अशोक के शिलालेखों में चेर राज्य को क्या कहा गया है? केरल पुत्र। चेर राज्य के शासक कभी पांड्यों के पक्ष में रहे तो कभी चोलों के। चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष था। इनके इतिहास में महत्वपूर्ण घटना लगभग 150 ईस्वी में चोलों के विरुद्ध इनका युद्ध था। यानी कि यदि चेरों के इतिहास की यदि प्रमुख घटना की चर्चा करें कि क्या कभी किसी शासक के साथ इनका भिड़ंत हुआ है, कभी लड़ाई हुई है, तो ऐसे इतिहास से जानकारी प्राप्त हुई है कि चोलों के साथ इनका युद्ध हुआ था। कब? 150 ईस्वी में, जिसमें चेरों ने चोलों के राजा कारिकल के पिता, जो एक घटना घटी थी 150 ईस्वी में, तो चोलों के राजा कारिकल के पिता इलनजेत चेनी को मार डाला। बदले में चेर राजा को भी मार डाला गया। बाद में दोनों राज्यों में समझौता हो गया। चेर कवियों ने सेनगुट्वन को किन नाम से जाना जाता है? लाल चेर को अपना सबसे महान राजा बतलाया है। कवियों ने सेनगुट्वन को सबसे महान राजा, लाल चेर को सबसे महान राजा बताया गया है। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो इससे तो 2-3 क्वेश्चन आने ही हैं। लाल चेर किस राजा को कहा जाता है? सेनगुट्वन किस वंश का था? चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश। लाल चेर ने कन्नगी पूजा आरंभ की। अब क्वेश्चन आ सकता है कि कन्नगी पूजा किसने आरंभ की? कन्नगी पूजा होता क्या है? पत्नी पूजा। किसने आरंभ की थी? लाल चेर ने आरंभ की थी। इसके अतिरिक्त उदयन जेरल इस वंश का सबसे प्रथम शासक था। चेर वंश का सबसे प्रथम शासक कौन था? उदयन जेरल। उसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराया था। ऐसे किस इतिहास चेर, चोल या संगम वंश के किस इतिहास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में उसने वीरों को भोजन कराया था? तो उदयन जेरल ने एक बड़ी पाकशाला बनवाई थी, जहां से वह जनता में उन्मुक्त रूप से भोजन वितरित करता था। नेदुन जेरल आदन भी चेर राज्यों का प्रमुख शासक था।
इसने अपनी राजधानी मरेंदई बनाई। इसने इमैवरमन की भी उपाधि ग्रहण की। इमैवरमन ये सब तमिल भाषा है, उनकी भी उपाधि ग्रहण की, जिसका अर्थ होता है हिमालय तक का सीमा वाला। ओके, सीमा वाला है। एक अन्य चेर शासक आदिगयमान को गन्ने की खेती का जनक माना गया है। गन्ने की खेती की शुरुआत किसने की थी? चेर वंश के शासक आदिगयमान को। तमिल साहित्य के अनुसार अंतिम चेर शासक कुड्डको इलम जेराल इरम पोरई। तमिल साहित्य के अनुसार अंतिम चेर शासक कौन था? कुड्डको इलम जेराल इरम पोरई, जिसने चोल तथा पांड्य राजाओं से युद्ध किया था। लगभग 2900 ईस्वी के आसपास एक अन्य चेर शासकों का उल्लेख मिलता है। नाम है हाथी की आंख वाला से और उपाधि मांद जेरल इरमपोरई। यानी इसे पूछा है कि हाथी के आंख वाला शासक कौन है चेर वंश का? से है, शे। यह उपाधि क्या धारण की थी? मांद जेरल इरमपोरई थी। ओके, तो आपने ये चेर वंश के बारे में पढ़ा। चेर वंश के कौन कौन से शासक हुए, उन्हें कौन कौन से, जैसे लाल चेर किसे कहा जाता है, सेनगुटवन की को किस नाम से जाना जाता है, पत्नी पूजा के आरंभ किसने की, गन्ना की खेती किसने आरंभ कराया था, हाथी की आंखों वाले शासक को किस उपाधि से नाम से जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन है। ये चारों के चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कह देती हूँ, आप लिख लो। अगर क्वेश्चन इससे नहीं आए तो फिर हमसे बात करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब कर देना। मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, संगम कालीन किस नैनार संत को अपार कहा जाता था? इसे हमने कल भी पढ़ाया था, फिर भी आज देखती हूँ। संगम कालीन किस नैनार संत को अपार कहा जाता था? तो तिरुनाबुक्करसु। नाम पढ़ने में, उच्चारण पढ़ने में थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि ये तमिल भाषा में है। तिरुनाबुक्करसु, इन्हें इस नैनार संत थे। नैनार संत मतलब शैव संत थे। इन्हें अपार कहा जाता था। संगमकालीन संत तिरुनाबुक्करसु को अपार कहा जाता है। यह पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम का समकालीन था। उसका जन्म तिरुगयूर के बेलाल परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तिरुगयूर के बेलाल परिवार में हुआ था। बताया जाता है कि पहले वह एक जैन मठ में रहते हुए भिक्षु जीवन व्यतीत करता था। पहले वह जैन मठ में रहते हुए भिक्षु जीवन व्यतीत करता था। बाद में शिव की कृपा से उसका एक असाध्य रोग ठीक हो गया, जिसके फलस्वरूप जैन मत का परित्याग कर वह निष्ठावान शैव बन गया। अपार ने दास भाव से शिव की भक्ति की तथा उसका प्रचार जनसाधारण में किया। ओके, प्रसिद्ध तमिल देवता कौन थे? क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध तमिल देवता थे कौन? वर्जकहोम, रुद्र, हेराक्लीन, मुरुगन। आप तो ऐसे अगर साउथ की मूवी वगैरह देखते होंगे, शॉर्ट गन मुरुगन डायलॉग वगैरह कुछ कुछ होता है, तो उस तरह से देखिएगा। मुरुगन किनको कहा जाता है मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अब यही देखें कि प्रसिद्ध तमिल देवता कौन थे? मुरुगन थे। मुरुगन कार्तिकेय को कहा जाता है। आप शिव के दो पुत्र का नाम सुने होंगे, गणेश और शिव। तो शिव की पूजा कार्तिकेय की पूजा विशेष रूप से दक्षिण भारत में की जाती है। वहाँ उनके बहुत सारे मंदिर है, उन्हें मुरुगन कहा जाता है और उन्हें सुब्रमण्यम स्वामी भी कहा जाता है। तो इसके बारे में और बातें करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दक्षिण के देवता है और गणेश जी उत्तर भारत में ज़्यादा ही फेमस हो गए। तमिल देश के प्राचीनतम देवता मुरुगन थे। कालांतर में उनका नाम सुब्रमण्यम हो गया। यानी तमिल के देवता मुरुगन थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय गुजरा तो उनके देवता कौन हो गए? सुब्रमण्यम स्वामी। मैं स्वामी ऐसे ऐड कर रही हूँ, सुब्रमण्यम थे। स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका
तदात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है तथा उसके जन्म से संबंधित कई कथाएं मिलती है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है। ओके, तमिल भाषा में मुर्गन शब्द का यही अर्थ होता है। मुर्गन मुर्गा माना जाता था। मुर्गन क्या माना जाता था? मुर्गा। और उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर कीड़ा करना अत्यधिक प्रिय था। मुर्गन का दूसरा नाम वेलन है। मुर्गन का दूसरा नाम क्या है? वेलन है। वेलन का संबंध वेल से है जिसका अर्थ है बच्चा। यह इस देवता का प्रतीक और प्रथम अस्त्र है। इनकी पत्नियों में एक कुर्वस नामक पर्वतीय जनजातीय स्त्री भी है। कुर्वस नामक, अब याद रखिएगा, तमिल के देवता मुर्गन, उनकी पत्नी की चर्चा की गई है, वो है कुर्वस। आदिच्यनलूर से प्राप्त 100 कलश के साथ कांसे की मुर्गन भी प्राप्त हुआ है। आदिच्यनलूर से प्राप्त 100 कलश के साथ कांसे के मुर्गन भी प्राप्त हुआ है। मुर्गन की उपासन में वेल्लाडल नामक नृत्य किया जाता था। वेल्लाडल नामक नृत्य किया जाता था। ओके, तो आपने ये संगम काल देखा। संगम काल आप जो भी देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको फॉलो करो। संगम काल हर जगह आसानी से मिलता नहीं है। मैं इसका एक स्पेशल वीडियो लेकर जरूर आऊँगी, आप बस थोड़ा सा वेट करते रहिए। अब गुप्त और गुप्तोत्तर काल से कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ये सीधे और सिंपल सा सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में हुई थी, तो इसका आंसर होगा कुमारगुप्त के शासनकाल में। कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंशी शासक कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई थी। प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस विश्वविद्यालय के बारे में अत्यधिक जानकारी हमें चीनियों से मिलती है। 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य यह बौद्ध धर्म केंद्र अपनी महत्वपूर्ण स्थिति के लिए प्रसिद्ध था। यह विश्वविद्यालय दक्षिणी बिहार में स्थित राजगीर के समीप स्थित है। आज इनके ध्वंसावशेष बड़गांव ग्राम तक फैले हुए हैं। इस विश्वविद्यालय के निर्माण में विषय में निश्चित जानकारी का अभाव है, फिर भी गुप्त वंशी शासक कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने इस बौद्ध संघ का पहला दान दिया था। विल्सन के अनुसार लगभग 470 ईस्वी के गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त वलादित्य ने नालंदा में एक सुंदर मंदिर निर्मित करवाकर इसमें 80 फुट ऊंची तांबे की बुद्ध प्रतिमा को स्थापित करवाया। 80 फुट तांबे की बुद्ध प्रतिमा को स्थापित करवाया। उत्खनन से मिले अवशेषों से प्रतीत होता है कि यहाँ पर व्याख्यान हेतु 7 बड़े कक्ष, यानी कि जब नालंदा की बात चली है तो नालंदा विश्वविद्यालय कितना प्रसिद्ध था, उसके अध्ययन अध्यापन कक्ष की व्यवस्था क्या थी उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि उस समय वो विश्व फेमस था। यहाँ 7 बड़े कक्ष, 300 छोटे छोटे कक्ष बनाए गए थे। विद्यार्थियों के रहने के लिए छात्रावासों की सुविधा थी। शैलेंद्र शासक लालपुत्र देव तत्कालीन मगध नरेश देवपाल की अनुमति से नालंदा में जावा से आए भिक्षुओं के निवास के लिए एक विहार का निर्माण करवाया था। इससे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय में भारत, जावा, चीन, तिब्बत, लंका और कोरिया के विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते थे। अब आप समझ गए होंगे किस तरह से भारत विश्व गुरु था। वह यहाँ एक ऐसी शिक्षण संस्था थी, शिक्षा की ऐसी पद्धति थी जिसमें विश्व के लोग पठन पाठन के लिए आते थे। तो मैं बीच में ये रुकती हूँ कि कभी भी अगर कोई कहे कि भारत की शिक्षा पद्धति अच्छी नहीं थी, अंग्रेज़ों ने इसे अच्छा किया, इस लायक बनाया, ये बिल्कुल भ्रम है। हमारे गौरव, हमारे जो उच्चता है, हमारी उच्च श्रेणी की शिक्षा है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। उससे लोगों को जो ओझल हो चुका है इसे दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जाती है इन सब बातों के द्वारा। आप जब ये पढ़ रहे होंगे तो आपको ये अनुमान लग गया होगा कि उस प्राचीन काल में शिक्षा का जो स्तर भारत में था वो शायद कहीं नहीं था। इसलिए विश्व के कोने कोने से शिक्षा ग्रहण करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में लोग आते थे। यहाँ हर विषय की शिक्षा दी जाती थी।
पर बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अध्ययन अध्यापन विशेष रूप से होता था। यहाँ हस्तलिखित ग्रंथों को एक 9 मंजिला धर्मगज नामक पुस्तकालय था। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय भी था, किस नाम का? एक 9 मंजिला धर्मगज, जो 3 बड़े भवन रत्न सागर, रत्न दधि और रत्न रज्जक नाम से, ये देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगज नामक पुस्तकालय था जो 3 बड़े भवनों में विभाजित था। कौन कौन सा? रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्न रज्जक। शिलभद्र नामक एक विद्वान इस शिक्षा केंद्र का कुलपति था। यहाँ पर शिक्षा पाली भाषा में दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय को हर्ष द्वारा 200 ग्राम का अनुदान प्राप्त था। यानी कि हर्ष ने इस विद्यालय को 200 ग्राम दान में दिया था, ताकि ये विश्वविद्यालय के जो भी पठन, शिक्षक, विद्यालय जो भी इस पे खर्च होता है वो 200 गांव से प्राप्त कर के द्वारा पूरा किया जा सकता। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि माध्यमिका सूत्र के प्रतिपादक कौन थे? माध्यमिका सूत्र के बारे में आप पढ़ते होंगे। यह है आंसर नागार्जुन, जिन्होंने मध्यम प्रतिपदा यानी मध्यम मार्ग को बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो धर्म के शिक्षा बताई गई, धर्म शिक्षा के बारे में बात की, तो यहाँ ये मध्यम मार्ग पर चर्चा करता है। चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। इसका आंसर है डी, यानी नागार्जुन। माध्यमिका सूत्र के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन। माध्यमिका सूत्र के प्रतिपादक नागार्जुन थे। नागार्जुन कनिष्क के समय का विख्यात विद्वान था तथा उच्च कोटि का दार्शनिक भी था। वह विदर्भ निवासी तथा मूलतः ब्राह्मण था। कनिष्क के समय का विद्वान था, उच्च कोटि का दार्शनिक था, वह विदर्भ निवासी, विदर्भ कहाँ है? गुजरात में, तथा मूलतः ब्राह्मण था, किंतु कालांतर में बौद्ध हो गया। वह पहला विद्वान था जिसने कि महायान धर्म के विषय में लिखा। उसने बौद्ध दर्शन के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ किया, उसे निश्चित रूप प्रदान किया। इसने महायान शाखा का प्रचार किया तथा कई विख्यात ग्रंथों की रचना की। महायान शाखा का विस्तार तो करता ही है, कई ग्रंथों की रचना भी की। चलिए देख लेते हैं। एक नए युग का प्रारंभ किया, निश्चित रूप से प्रदान किया गया। उसने महायान शाखा का प्रचार किया, कई विख्यात ग्रंथों की रचना की। इनमें माध्यमिका सूत्र, प्रज्ञा प्रमिता सूत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन ने इस विद्वान ने किया था। शून्यवाद माध्यमिका सूत्र, तो ये सारे पुस्तक जो है, महत्वपूर्ण पुस्तक, इसकी रचना नागार्जुन ने किया। नागार्जुन की अन्य 2 प्रसिद्ध कृतियां हैं। कौन सा है? सुहृदयलेख है, जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन है, तथा मध्यम कारिका जो महायान संप्रदाय से संबंधित है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिमी व्यापार का केंद्र बिंदु था कौन सा? उज्जैन। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिमी व्यापार का केंद्र बिंदु था उज्जैन। आंसर होगा बी। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिमी व्यापार का केंद्र बिंदु उज्जैन था। प्रायः अवंतिका के नाम से जाने जाने वाली यह नगरी मध्य प्रदेश के मालवा जिले में स्थित है। बौद्ध ग्रंथों और पुराणों में यह अन्य नाम से भी प्रसिद्ध है। जैसे बौद्ध ग्रंथों में इस नगरी को अच्युतगामी नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में इस नगरी को अवंतिका के नाम जाने जाने वाले नगरी को यानी कि उज्जैन को किस नाम से जाना जाता है? अच्युतगामी। महाभारत में यह सांदीपनी आश्रम, संदीपनी, तो सांदीपनी यहाँ पे लिखा हुआ है, संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम वो है जहाँ कृष्ण जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। संदीपनी मुनि के आश्रम में, तो उसे संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। इसके अतिरिक्त पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी जो है एक ऐसा ग्रंथ है जो प्राचीन काल के इतिहास के प्रमुख स्रोत है, लेकिन इसके राइटर कौन है इसके बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो इस नगरी को उज्जैनी को क्या कहा गया है? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी को ओजीनी।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैनी उत्तरी अवंती की राजधानी थी। उज्जैनी क्या थी? उत्तरी अवंती की राजधानी। चंद्रप्रदोत यहाँ का शासक था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में सदा के लिए सम्मिलित कर लिया। अवंती को क्या किया? मगध साम्राज्य में सदा के लिए सम्मिलित कर लिया। कालांतर में इसी उज्जैनी ने मौर्य युग में अशोक और गुप्त युग में चंद्रगुप्त द्वितीय के मौर्य युग में अशोक, गुप्त युग में चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, इसमें कुछ लोचा है, देखती हूँ, 1 मिनट आप रुक जाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में राजधानी होने का गौरव प्राप्त किया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में यहाँ पर निर्मित शिवालय आज भी प्रसिद्ध है। अब देखिए एक चीज और आ रहा है, यहाँ गुप्त संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है। यहाँ संवत के बारे में एक चर्चा की जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ गुप्त संवत ही नहीं, इसके अलावा और संवतों के बारे में कैसे उल्लेख किया जाता है, इसको देखिए। गुप्त संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो चंद्रगुप्त प्रथम के शासन 319 बीस ईस्वी से। चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था 319 बीस ईस्वी में। इसका आंसर ए होगा, याद कर लीजिए। अब आगे देखिए, गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम 319 बीस ईस्वी से मानी जाती है। चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास में एक नए संवत के परिवर्तन का श्रेय भी जाता है। यानी कि इसने कौन से संवत को शुरू करवाया था? संवत गुप्त संवत। अभी यदि आप हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं तो मैं ये पूछूंगी कि आप कौन सा संवत यूज करते हैं? तो हम लोग शक संवत यूज करते हैं। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कुषाण वंश ने, कनिष्क ने। ओके, तो नए संवत के प्रवर्तन से जाता है, जिसके बाद लेखों में गुप्त संवत कहा गया। फ्लिट के गणना के अनुसार इस संवत का प्रचलन 319 बीस ईस्वी में किया गया था। इसके विपरीत राम शास्त्री आदि विद्वान इसकी प्रारंभ तिथि 200 अथवा 272 ईस्वी मानते हैं। खैर इतिहासकार जो भी मानते हैं तो रियलिटी यही है कि 319 बीस ईस्वी में गुप्त संवत की स्टार्टिंग है। एक दिन मैं ये भी आप लिख लीजिएगा, एक दिन पूरे संवत को इकट्ठे करके लाओगे, क्योंकि संवत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो नेट एग्जाम में पूछ जाते हैं, और वो पूछेगा कि कितना का डिफरेंस है, कब कौन कौन सा संवत चलता है, ये सारा टॉपिक रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन सा चेक हो रहा था? हो गया, 37 हो गया। अब चलिए यहाँ देखते हैं, वेनसंग किसके काल में कांची गया था? वेनसंग किसके काल में कांची गया था? तो आंसर होगा बी, नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में कांची गया था। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि वो गया तो आखिर क्या क्या किया, कैसे क्या कुछ हुआ, क्या कुछ उसने देखा, अपनी पुस्तकों में क्या लिखा। पल्लव वंश शासक नरसिंह वर्मन का शासनकाल कब से है? 630 से 68 ईस्वी। वेनसंग कांची गया था। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु वेनसंग सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। तीर्थयात्रियों के राजकुमार किसे कहा जाता है? वेनसंग को कहा जाता है। नाम से प्रसिद्ध इस चीनी बौद्ध भिक्षु ने कई वर्ष भारत में रहकर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इसने हर्ष को शिलादित्य के नाम से अभिहित किया। इसके यात्रा विवरण को सीयूकी कहा जाता है। इसके यात्रा विवरण को किस नाम के ग्रंथ में संग्रहित किया है? सीयूकी। कनौज की धर्म सभा का यह अध्यक्ष भी था। कनौज की धर्म सभा का। वेनसंग ने यात्रियों की वीरता की प्रशंसा की। उन्हें राजाओं की जाति का तथा शूद्रों का कृषक कहा है। उन्हें राजाओं की जाति का तथा शूद्रों को कृषक कहा है। ओके, तो ये था वेनसंग के बारे में कुछ जानकारी। अब हम आते हैं शाहनामा। शाहनामा के लेखक कौन थे? शाहनामा के लेखक थे अलबर्नी, फिरदौसी, उजबी और बेहजाद। तो थे फिरदौसी। शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी।
शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। यह मध्यकाल का महत्वपूर्ण विद्वान था। यह महमूद गजनवी के दरबार में था। महमूद गजनवी ने फिरदौसी को उसकी पारिश्रमिक की राशि भी नहीं दी, जिससे उससे बड़ा आघात पहुंचा। फिरदौसी की शैली तथा अभिव्यक्ति बड़ी सुंदर थी। एक टॉपिक याद रखिएगा, शाहनामा के रचनाकार फिरदौसी थे। यह गजनवी के साथ भारत आया था, उसने पुस्तकें लिखी, लेकिन फिरदौसी को गजनवी ने एक पैसा भी पारिश्रमिक नहीं दिया था। ये क्वेश्चन था 40। आगे बढ़ते हैं, 38 देख लेते हैं, तब 41 देखेंगे। क्वेश्चन है, इनमें कौन सा सही है? यानी कुछ इतिहास राइटर हैं, कवि हैं, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों का नाम है, तो इसमें कौन सही है? बृहत संहिता चरक, बिल्कुल गलत। चरक संहिता को चरक ने लिखा। वारामिहिर सूर्य सिद्धांत, ये सही है, सूर्य सिद्धांत वारामिहिर ने लिखा था। भास्कराचार्य नीलमत पुराण, ये गलत है, बिल्कुल गलत। आर्यभट्टियम वारामिहिर, ये तो बिल्कुल बढ़िया। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम सिद्धांत लिखा था, वो गलत है। तो आंसर कौन सा होगा? ए, यानी सूर्य सिद्धांत की रचना वारामिहिर ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने? धर्मपाल ने। धर्मपाल किस वंश का था? पाल वंश का था। ओके, चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ हम धर्मपाल वंश के बारे में कुछ पढ़ लेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। 8वीं शताब्दी पाल वंशीय धर्मपाल द्वारा बिहार प्रांत के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार प्रांत के भागलपुर में। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी पूर्व मध्यकालीन इतिहास, भारतीय इतिहास, मध्यकालीन मतलब यानी कि पूर्व मध्यकालीन मतलब मध्यकाल के स्टार्ट होने से पहले का तिथि। यहाँ पर बौद्ध धर्म दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण का भी अध्ययन कराया जाता था। इस विश्वविद्यालय से संबंध विद्वानों में रक्षित, विरोचन, ज्ञानपद, बुद्ध, जतारी, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, मित्र रत्न, वर्ज, अभ्यंकर के नाम प्रसिद्ध है। इनकी रचनाएं बौद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस विश्वविद्यालय के सर्वाधिक प्रतिभाशाली भिक्षु दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की। इस प्रतिभाशाली भिक्षु के रचना की इस शिक्षा के केंद्र में लगभग 3000 अध्यापक कार्यरत थे। छात्रों के विषय में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। यहाँ पर विदेशों से भी छात्र शिक्षा ग्रहण करने हेतु आते थे। तिब्बत के छात्रों की संख्या सर्वाधिक थी। 1203 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप यह विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। 1203 ईस्वी में। इस संदर्भ में तबकात नासरी से जानकारी मिलती है। मिनहाज उस सिराज द्वारा रचित तबकात नासरी से मिलती है। संभवतः इस विश्वविद्यालय को दुर्ग समझकर नष्ट कर दिया गया। विक्रमशिला के अतिरिक्त पाल नरेश रामपाल के समय 11वीं-12वीं सदी में उदंतपुरी और जगदल में भी शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे। जगदल एक जगदल भी, उदंतपुरी और जगदल में तबकात नासरी जानकारी में संभवतः इस विश्वविद्यालय को दुर्ग समझकर नष्ट कर दिया गया था। विक्रमशिला के अतिरिक्त पाल नरेश रामपाल का समय क्या है? 11वीं से 12वीं सदी में उदंतपुरी और जगदल में भी शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे। जगदल विश्वविद्यालय तंत्रयान शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। जगदल याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय पढ़े, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पढ़े, तक्षशिला पढ़े। तक्षशिला तो सबसे प्राचीन है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी और एक जो है जगदल विश्वविद्यालय भी है। ये तंत्रयान शिक्षा से संबंधित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। अब इसके बारे में पूरा विवरण पढ़ेंगे। यहाँ पूरा डिस्क्राइब किया गया है।
एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। मंदिरों में कैलाश मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने अत्यधिक धन व्यय करके करवाया था। कृष्ण प्रथम ने अत्यधिक धन व्यय करके। यह प्राचीन भारतीय वास्तु और दक्षिण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। संपूर्ण मंदिर एक ही पाषाण को, अब देखिए एलोरा के कैलाश मंदिर की एक विशेषता यही है कि इस पूरे पहाड़ को इसे एक पाषाणीय या महापाषाणीय भी कहा जाता है कि एक पूरे पत्थर को एकाश में पत्थर को काट कर ये मंदिर बनाया गया है। इसमें कोई भी साइड से कोई पत्थर जोड़ा नहीं गया है। इतनी बारीकी से नक्काशी करके इस मंदिर की तैयारी की गई है। इसका विशाल प्रांगण 276 फुट लंबा तथा 154 फुट चौड़ा है। इसमें विशाल स्तंभ लगे हैं। छत मूर्तिकारी से भरी है। मंदिर के ऊपर का विशाल शिखर 95 फुट ऊंचा है। विशाल शिखर जो है 95 फुट ऊंचा है तथा यहाँ पर यह चरताल्ला है। मंदिर में प्रवेश द्वार तथा मंडप बनाए गए हैं। इसकी चौकी 25 इंच ऊंची तथा मंदिर के समीप ही पाषाण काटकर एक लंबी पंक्ति में हाथियों की मूर्ति बनाई गई है। मंदिर की वीथियों में भी अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है। इनमें गोवर्धन धारण किए कृष्ण भगवान, शिव के विविध रूपों, महिषासुर का वध करती दुर्गा, कैलाश पर्वत उठाए गए रावण द्वारा सीता हरण, जटायु के साथ युद्ध आदि दृश्यों का अंकन अत्यंत कुशलतापूर्वक किया गया है। समग्र रूप में यह एक उत्कृष्ट रचना है। पाषाण काटकर बनाए गए मंदिरों में इस मंदिर का स्थान अद्वितीय है। यानी कि जब क्वेश्चन पूछेगा तो आकाश में पत्थर से निर्मित मंदिर कौन सा है, तो आप एलोरा का कैलाश मंदिर कह सकते हैं। इसमें और किन किन देवी देवताओं का चित्र उत्कीर्ण है मंडपों पे, तो यहाँ पे जो लिखा गया है उसको आप लिख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ये जो है ये प्रीवियस ईयर नेट के ही एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं और इसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ओके, तो ये रहा आज का टॉपिक और कोई विशेष टॉपिक नहीं है। तो जिसमें आपने देखा दक्षिण भारत के कुछ इतिहास के बारे में पढ़ा, पांड्य शासकों के बारे में पढ़ा, संगम शासकों के बारे में पढ़ा, इसके अलावा राष्ट्रकूट पल्लव के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से जो भी टॉपिक बनता है, इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप उसको नोट भी कर ले कॉपी में, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा। यदि आप इसका PDF अवेलेबल कराना चाहते हैं तो सेल्फ मेड ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल से सेल्फ मेड ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल को यदि सर्च करेंगे तो आप वहां ज्वाइन करें, आपको इसके PDF मिल जाएंगे। ओके, मैं फिर आऊँगी आपका इतिहास मंथन पार्ट 5 के साथ। इसमें कुछ नए नए टॉपिक होंगे और बहुत ही अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। बस चैनल को आप देखते रहे, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पढ़े और एंजॉय करें। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।